औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम CSS डियर एस्पायरेंट्स। आज हम CSS पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही बुनियादी और स्कोरिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हर साल CSS के पेपर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़रूर पूछा जाता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, एंड उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट वैसेस स्टेट डिफरेंस, ये आपको समझाने के लिए होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन ऑफ द स्टेट्स, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेचर क्या होते हैं, कि ये गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है, ये क्या होता है, और उसकी टाइप्स, और उसके बाद देखेंगे उसके फंक्शन क्या होते हैं, लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक हो गया। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे, जब हम कहते हैं कि फलाना कानून पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या नॉर्म एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, तो कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे एंड पे। कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी, और उसके बाद उसके देखेंगे टाइप्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि बाद में पूछा जाता है कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए। इस तरह की डिस्कशन हो रही होती हैं उसमें टीवी टॉक में, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस लेक्चर का मकसद ये नहीं है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, बल्कि आपने से कंसेप्ट समझने हैं, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 यानी इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट कैसी होगी, उसके लेजिस्लेशन की क्या पावर्स हैं, एग्जेक्टिव की क्या पावर हैं, एक्सेट्रा, इस तरह की आपको पता चलेगा। ठीक है। तो इसलिए आपने सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करनी, बल्कि इसको अच्छी तरह समझना है, और आपको जब इसको समझ आ जाएगी तो फिर आपको पार्ट 2 को समझना भी आसान होगा, और वहाँ आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए कि शार्ट नोट लिखें इन पर, ऑर्गन ऑफ स्टेट पर, इन पर, तो वहाँ भी आप लिख सकें, या 20 नंबर का एनालिटिकल अगर सवाल आ जाए तो इसका जवाब भी आप आसानी से लिख सकें। तो इसका लेक्चर देने का मकसद ये है। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग दूर करनी है वो है, अक्सर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट और स्टेट को एक ही चीज़ समझते हैं, जो कि CSS के पेपर में बहुत बड़ी गलती या मिस्टेक कंसिडर किया जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट क्या होती है ये तो आपको मैंने इसकी डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ। तो पहले हम बता लेते हैं स्टेट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, उसमें देखें, और आप मुझे बताएं कि स्टेट की कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इससे पिछला लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था स्टेट क्या होती है, एवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद सॉवरेनिटी क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी फीचर्स क्या होते हैं, और उस पर क्रिटिसिज्म क्या है। तो ये नहीं डिटेल लेक्चर था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में पीछे वाले लेक्चर पर क्लिक करें, और आप पहले वो लेक्चर देखें, फिर आप ये देखें। तो सबसे पहले स्टेट क्या होती है। स्टेट इज ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, ये परमानेंट होती है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है ये है टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन है। कंकरेंट भी कह सकते हैं, टेम्परेरी भी कह सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है, अभी PML नून की हुकूमत है,
ठीक है, उससे पहले पीटीआई की थी, उससे पहले पीएमएल नोन की थी, उसके पीछे पीपी की थी। तो इस तरह गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो चेंज नहीं हुआ। तो पाकिस्तान एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद क्या है, जो स्टेट होती है वो सावरन होती है। अगर आपको सॉवरेनिटी की समझ नहीं आ रही तो फिर आप इसका पिछले लेक्चर को डिटेल से समझे, आपको समझ आ जाएगी। सॉवरन होती है, जबकि जो गवर्नमेंट होती है वो सॉवरन के अंडर होती है। गवर्नमेंट नॉट सॉवरन, यानी गवर्नमेंट जो होती है वो सॉवरन नहीं होती, बल्कि अंडर द सॉवरन होती है। उसके बाद जो स्टेट है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट। और जो गवर्नमेंट है ये सब पार्ट ऑफ द स्टेट है, सब पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि स्टेट और गवर्नमेंट क्या होती है। क्योंकि ये बात को सीएसएस के बच्चे स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही लेते हैं, लेकिन ये बहुत इन दोनों में गैप है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आपने लफ्ज़ गवर्नमेंट जब इस्तेमाल करना है तो आपको पहले पता हो, और स्टेट का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है वो आपको पता हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, इसकी पहले कोटेशन नोट कर लें। कोटेशन से आपका सीएसएस का एग्जाम पेपर है वो ज़्यादा बेहतरीन लगता है। जब आप कोटेशन देते हैं, दो डॉटेड लाइन के दरमियान देते हैं, तो इससे आपका पेपर खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो कोटेशन देने का मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये पेपर शीट है, ये लाइंस लगी हुई हैं, तो जब आपने कोटेशन देनी है तो फिर आपने यहाँ दो डॉटर लगानी है, या आपने सिर्फ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखने के बाद आपने यहाँ डॉटेड, यानी आपका ये आधी लाइनें भरी, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन दिखाएगी। इससे आपकी कहते हैं पेपर लेंथ भी बढ़ती है और पेपर में खूबसूरती भी आती है। तो इसलिए स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में कोटेशन लिख लें। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का पूरा नाम पहले लिख लें, फिर आप गवर्नमेंट इस्तेमाल कर लूँ, गवर्नमेंट। तो इसको आपने यूं भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट इज ए प्रैक्टिकल वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्टेट। प्रैक्टिकल वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्टेट। ये किसने कहा है? ये कहा है गार्डनर ने। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो इसने कहा है गार्डनर, गवर्नमेंट इज ए प्रैक्टिकल वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्टेट। ठीक हो गया। तो अभी हम सबसे पहले हमने कहा था हम देखेंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से स्टेट, तो ये हमारा हो गया। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट, जैसे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले जब भी आपने कहना बेसिक्स में जब भी कोई टॉपिक है, तो आपने सबसे पहले उसकी दो डेफिनेशन याद कर लेनी है पेपर्स में लिखने के लिए। एक अपनी सादा सिंपल ज़बान में होगी, और एक जो होगी वो आपकी फॉरेन ऑथर की होगी। तो इसी से पहले चलते हैं गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट, हम इसको इट कर लेते हैं, गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू which the authority of the state is exercised and its
लॉज आर लेजिस्लेटेड यानी बनाए जाते हैं, एंड इन्फोर्स्ड और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन होगी। गवर्नमेंट इज अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन विच थ्रू एक्सरसाइज authorities exercise and laws are legislated and enforced। ये तो होगी आपकी सिंपल गवर्नमेंट की डेफिनेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे किसी फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन। तो इसको नोट करें, गवर्नमेंट इज द एजेंसी थ्रू which the will of the state is formulated, बनाई जाती है। एक्सप्रेस की जाती है। एंड इन्फोर्स यानी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये डेफिनेशन ये भी है JW गार्नर की, यानी उसी गार्नर की डेफिनेशन है गवर्नमेंट की। ठीक हो गया। तो आपको समझ आ जाए कि गवर्नमेंट क्या होती है। सिंपल अल्फाज में आपने फिर इसको 2 पैरा में लिखनी है। गवर्नमेंट एक एजेंसी होती है जिसके थ्रू वो स्टेट की विल को फॉर्मुलेट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, यानी उसको एक्सप्लेन किया जाता है, डिबेट की जाती है, फिर उसको इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है। तो इसके आर्गन डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा, देखना था कि क्या होती है गवर्नमेंट। अभी हम इसके देख लेते हैं आर्गन ऑफ द स्टेट, आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कौन से होते हैं। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो है लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं अपनी ज़बान में, लेजिस्लेचर। ठीक है। इसका काम होता है कानून बनाना, डिस्कस करना, डिबेट, पब्लिक की विल को लेना। ये यहाँ जाते हैं वो लोग, वो जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं। तो यहाँ उनकी विल ऑफ द पीपल, यानी जो पहले तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके, जो लेजिस्लेचर हाउस में बंदे होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं। ठीक है। वो विल ऑफ द पीपल को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके ऊपर कानून बनाते हैं। लेजिस्लेट यानी कानून बनाते हैं लोगों की विल पे ऊपर। ठीक है। दूसरा जो है वो है एग्जेक्टिव्स, आर्गन ऑफ द स्टेट। दूसरा क्या है? एग्जेक्टिव्स। एग्जेक्टिव्स, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है लॉ इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये उनका चीफ ऑफ द मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया। दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं वो। इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके बाद ये पॉलिसी एग्जीक्यूशन भी करते हैं। जो पार्लियामेंट पॉलिसी बनाता है, यानी लेजिस्लेशन पॉलिसी बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी यही करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो जो पुलिस वगैरह को यही देखते हैं। पुलिस, फौज, जो भी है वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसी को कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे आते हैं। और आर्मी भी एग्जेक्टिव ही है। तीसरे नंबर पे आती है जुडिशरी। ये तीनों आर्गन ऑफ द स्टेट हैं, आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। जो जुडिशरी है इसका काम है इंटरप्रिटेशन
ऑफ लॉ, यानी जो लॉ लेजिस्लेशन बनाते हैं उसकी अगर कहीं वजाहत करनी हो तो वो जुडिशरी करती है, वो लेजिस्लेशन नहीं करते, बल्कि उसकी जो वजाहत है वो जुडिशरी करती है। उसके बाद बाद औक़ात फैसले डिसाइड करना हो, यानी डिस्प्यूट डिसाइड द डिसाइड द डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स होने बाद कोई मसले मसाइल होते हैं सेंटर में, प्रोविंसेस में, या फिर वो क्रिमिनल टाइप का हो या वो सिविल टाइप का, जो भी वो क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। उसके बाद ये इनका काम होता है, ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने वाले होते हैं, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। उसके बाद ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनको इंश्योर करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या देखा कि स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है। उसके बाद ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, पहले मैंने आपको 3 बता दिए, इनके आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। इसका मज़ीद इंट्रोडक्शन के लिए हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर ये ऑर्गन ऑफ द स्टेट है। सबसे पहले इसका ये डेफिनेशन है, ये क्या है? ऑर्गन ऑफ द स्टेट है। उसके बाद इसके हम पहले सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ आना शुरू हो जाती है, फिर आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स द will of people and exercise control over the executives। ये क्या है? ये लॉ ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, लॉ मेकिंग है। इसका पहला काम है, जो रजिस्टर का पहला काम होता है लॉ मेकिंग होता है। ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, विच रिप्रेजेंट जो रिप्रेजेंट करती है विल ऑफ द पीपल, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए जो भी उनकी जो बंदों की विल होगी वही उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के ऊपर वो कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी पुलिस फोर्स है, वो जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो वो एक्स्ट्रा भी पावर गलत इस्तेमाल करके बंदों को मार रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए उनको कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस अगर गलत बंदे मार रही है तो उनको फिर कौन कंट्रोल करेगा? तो उसको कंट्रोल करेंगे लेजिस्लेचर, वो एग्जेक्टिव्स को बुलाएंगे। तो इसलिए वो कहता है कि एग्जेक्टिव्स को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक हो गया। ये हो गई सिंपल डेफिनेशन। अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन। ये दोनों आप डेफिनेशन याद करते ना, ये आपके लिए फायदा इंतहाई फायदेमंद है। जब आप पेपर में 2 लिखेंगे तो पेपर में आपका खूबसूरत लगेगा। द लेजिस्लेचर is the supreme law making authority of the state। ठीक है। ये किसने कहा है? ये कौन से सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है? सिंपल, उसने मेरे को सिंपल डेफिनेशन दे दिया है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है एवी डाइसी।
A.V. डाइसी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी ये डेफिनेशन दी है। ठीक हो गया। तो लेजिस्लेशन की डेफिनेशन हमें सबसे पहले समझ आ गई। उसके बाद हम इसकी करते हैं इंपॉर्टेंस, यानी सिंपल अल्फाज में इसको इंपॉर्टेंस समझ लें आप। इंपॉर्टेंस समझ लें या इसको फिर आप एक्सप्लेनेशन समझ लें। ठीक है। कहता है कि रिफ्लेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन, रिफ्लेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद क्या है, कंट्रोल एग्जेक्टिव्स, एग्जीक्यूटिव्स। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये प्रोटेक्ट द रूल ऑफ, प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी समझ लें कि इंपॉर्टेंस भी होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी लेजिस्लेचर की। ठीक हो गया। तो हमारे कॉन्टेक्ट में क्या था कि हम पहले लेजिस्लेशन करनी, फिर उसकी करनी है टाइप्स। तो इसकी हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेचर की बेसिकली दो टाइप्स हैं। तो आप भी इस तरह खूबसूरत उसमें बना सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, यहाँ नहीं सेंटर में, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आप ऐसे इसको खूबसूरत सी वो कहते हैं वो बना सकते हैं आप। यूनिकैमरल, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद है बाई कैमरल। ये हो गया, आपको कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन भी होगी, अच्छे से समझ में आएगी। इसकी दो टाइप्स हैं, यूनिकैमरल और बाई कैमरल। ठीक हो गया। तो इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि जो यूनिकैमरल होता है उसमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव, नहीं उसका एक ही घर होता है, कंसिस्ट ओनली वन हाउस। और बाई कैमरल में क्या होता है, कंसिस्ट टू हाउसेस। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसमें लॉ मेकिंग होती है वो सिंपल में एक हाउस होता है, तो लॉ मेकिंग बाई वन हाउस, बाई वन हाउस। और इसमें लॉ पास के लिए इसको दो पास, लॉ मेकिंग बाई टू हाउसेज, टू हाउसेज। तो अब इसके बाद वो कहता है कि और इसमें वो कहता है कि इसके लेस एक्सपेंडिचर, वो कहता है लेस एक्सपेंडिचर होते हैं, इस पर खर्चा कम होता है, क्योंकि एक हाउस होता है इसमें, यानी कहना जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इसमें एक उसमें होते हैं, एक हाउस होता है, नहीं एक बिल्डिंग संभालनी होती है, इसमें दो होती हैं। तो इसमें मोर एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव, दो हाउसेज, दो बिल्डिंग संभालनी होती हैं, दो हाउसेज संभालने होते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। और इसमें जो लेजिस्लेशन होती है वो फास्ट होती है, फास्ट लॉ मेकिंग होती है, क्योंकि एक ही हाउस से कानून पास करना होता है तो इजीली करवा सकते हैं। और इसमें हमें इसमें स्लो होती है, क्योंकि पहले एक हाउस पास करेगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगी, फिर वो बंदे सारे पूरे होंगे, तो फिर जाके आपका दूसरा कानून बनेगा। ठीक है। तो इसके अब एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आपने कोई इस तरह का बेसिक्स
तो कोई भी अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो सबसे पहले उसकी आपने एग्जांपल्स याद करनी है। डेफिनेशन पहले 2 डेफिनेशन हर कंसेप्ट की, और उसके साथ उसकी एग्जांपल्स। इसकी जो एग्जांपल्स है वो है तुर्की। तुर्की में एक ही है ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो है चाइना। चाइना में कौन सा हाउस है? चाइना में है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पीपल नेशनल नहीं, नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी। ठीक हो गया। हम अब इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें पाकिस्तान पहले देख लें। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली होती है प्लस सेनेट होता है। इंडिया में देख लें, लोकसभा, लोक सभा और राज्यसभा, ये 2 असेंबली होती है। इंडिया की भी 2 हैं, पाकिस्तान की भी 2 हैं। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक लॉ मेकिंग एक घर कर, एक हाउस कर सकते हैं, 2 क्यों चाहिए? वाई नीड 2 हाउसेज? 2 हाउसेज हमें क्यों चाहिए? तो इसके लिए वो बताता है कि इसलिए चाहिए कि आपके ना, ताकि जो सबको इक्वलिटी का चांस मिले, क्या कहते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। जो नेशनल असेंबली होती है, कांग्रेस होती है, इसमें जो लोग आते हैं वो आते हैं उसके ऊपर अवाम के बुनियाद पर कि इस सूबे में कितनी अवाम है, उसके उस हिसाब से सीटें होती हैं। लेकिन जो सेनेट होता है उसमें जो सीटें होती हैं वो हमेशा होती हैं, क्या कहते हैं, सूबे की रिप्रेजेंटेशन होती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है सूबे की। नेशनल उस क्या कहते हैं कि नेशनल असेंबली में जो पार्टीशन है वो के आबादी के लिहाज से है, लेकिन जो सेनेट की सीट्स हैं वो सूबों के हिसाब से हैं कि हर सूबे को 23 सूबे सीट दी गई ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। इक्वल रिप्रेजेंटेशंस टू सब यूनिट्स। सब यूनिट समझ लो या प्रोविंसेस समझ लो, ठीक है। या स्टेट्स, जैसे इंडिया कहता है कि हमारी स्टेट्स हैं, अमेरिका भी कहता है मेरी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें कि जेम्स ब्राइस, इसकी कोड पहले नोट कर लें। कहता है सेकंड चैम्बर acts as a revising and restricting रुकावट पैदा करना, restricting बॉडी। ये कौन कहता है? ये कहता है जेम्स ब्राइस। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है अगर मेजोरिटी की इस तरह अगर सेनेट ना हो तो पंजाब की सीटें तो नेशनल असेंबली में बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह फिर वो मेजोरिटी की वो कहते हैं कि मेजोरिटी का नुकसान, जो मिनॉरिटी राइट्स हैं, जो पंजाब वाले अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने लेजिस्लेशन करेंगे, और जो वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान वाले तो लेजिस्लेशन ही कर सकेंगे, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है। ठीक हो गया। तो आपने टाइप स्लिप देख ली और उसका नाम भी देख लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या होते हैं। लेजिस्लेचर के
फंक्शंस लेजिस्लेचर। पहले आपने समझ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि लेजिस्लेचर होता क्या है, उसके कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 90% जो है ना, 90% जो लेजिस्लेचर पूरी दुनिया के हैं, उनके वो कहता है सेम फंक्शन है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, यही सबके सेम फंक्शन होंगे। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उनमें कोई 2-3 आएंगे जिनकी किसी को एक्स्ट्रा पावर देगी होंगे, किसी से एक्स्ट्रा, किसी की कम पावर्स होंगी, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो कानून होंगे, सिंपल जो लेजिस्लेचर फंक्शन होंगे, यही होंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन है लेजिस्लेचर का, वो पहला सिंपल ही है कि लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग वो कहता है कि टू मेक लॉज, बात है कि कुछ भी, वो कहता है किसी भी मतलब कानून बनाओ। जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी हमारे पाकिस्तान में किसी था, अभी साइबर सिक्योरिटी पे भी कानून है। उसके बाद एआई पे भी अभी कानून बन रहे हैं। तो क्या कहता है कि लॉ जब बहुत बहुत जो जब किसी की ज़रूरत पेश आती है, किसी कानून की नीड पेश आती है, तो उसके मुताबिक लॉ बन जाता है। लॉ बनने के लिए दोनों हाउसेज की, वो कहता है एग्रीमेंट, दोनों की रजामंदी लाजमी है, बाथ हाउसेज। ठीक हो गया। तो दूसरा कानून, दूसरा फंक्शन है इसका, वो है लॉ अमेंडमेंट। किसी कानून में तब्दीली लेके आनी हो, किसी कानून को कहते हैं उसको, फॉर एग्जांपल जैसे वो शरिया लॉ लेके आया था ज़ियाउल हक साहब, तो उसमें वो तो कुछ एम्बिग्युइटी थी, उनमें कुछ हमें अमेंडमेंट करनी थी। तो उसके लिए भी हम इसको लेजिस्लेशन को इस्तेमाल करते हैं। लॉ अमेंडमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लॉ अकॉर्डिंग टू नीड्स। लॉ मेकिंग में यह है कि जो कानून पहले एग्जिस्ट नहीं करता उसके मुताबिक कानून बनाना। और लॉ अमेंडमेंट ये है कि अगर पहले कानून एग्जिस्ट करता है तो अगर ज़रूरत के मुताबिक उसमें तब्दीली करना। नंबर तीसरा जो फंक्शन है वो है लॉ रिपील। लॉ रिपील होता है कि टू फिनिश, टू फिनिश यानी कानून ख़त्म करना या अबॉलिश करना उस कानून को। जैसे वो हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था, क्या कहते हैं, अभी भी पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडिया का जो है वो पेनल कोड है, वो 1856 वाला चल रहा है। तो उसके मुताबिक कुछ कानून को ख़त्म करने के लिए हम लेजिस्लेशन के थ्रू हम उसके जो उसमें जो फालतू कानून है या जो एक्स्ट्रा असूल कानूनी रूल है, हम उनको उसके थ्रू ख़त्म करते हैं, टू अबॉलिश रूल। और जो चौथा कानून है वो है, चौथा जो फंक्शन है वो है डिक्लेरेशन ऑफ वार। डिक्लेरेशन ऑफ वार कहता है कि अगर किसी मुल्क ने अगर जंग डिक्लेयर करनी है तो दोनों हाउसेज पहले उसके ऊपर वो कहते हैं क्या करेंगे, कंसल्टेशन का डिबेट करेंगे, उसके बाद वो उसको एग्री करेंगे। डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन, उसके बाद वो बताएंगे कि जंग शुरू करनी है कि नहीं करनी। उसके बाद ये कानून वो कहता है कि कोई वो किसी प्रेसिडेंट के पास भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी पहले वो उसको चाहिए कि वो पहले वो कहता है वो लेगा कंसल्ट, वो लेगा अप्रूवल लेगा उससे, बाथ हाउसेज से। लेकिन
यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर वार, तो ये पावर डेलीगेटेड दी हुई है, क्या कहते हैं, हाउसेज यानी कांग्रेस ने, नेशनल जो कांग्रेस है अमेरिका का पार्लियामेंट, उसने ये पावर डेलीगेट की हुई है प्रेसिडेंट को कि वो उस जंग को 90 दिन के लिए डिक्लेयर कर सकता है, 90 डेज के लिए वार डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, यूएस प्रेसिडेंट। तो ये पावर किसने दी है, ये डेलीगेटेड बाई डेलीगेटेड बाई पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने जो वजीर सदर है अमेरिका का, उसको दी हुई है पावर कि आप वार डिक्लेयर कर सकते हैं 90 दिन के लिए। अगर इससे ऊपर करनी है तो फिर वो हमसे पहले अप्रूवल लेगा। ठीक हो गया, बाई पार्लियामेंट। उसके बाद वो कहता है कि पांचवा जो काम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी हम रिसेंटली देख रहे थे 25 अमेंडमेंट, 26 अमेंडमेंट, 7वीं अभी अमेंडमेंट भी हो गई है अभी। तो अमेंडमेंट भी होती है कि प्ले अ रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये होती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें तब्दीलियाँ करना। जैसे 18वीं तरमीम ने आधा 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन हिला दिया था, तो इसी तरह जो 26वीं तरमीम थी इसमें भी काफ़ी आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको लेजिस्लेशन लाजमी चाहिए। तो अमेंडमेंट फॉर एग्जांपल मुशर्रफ साहब लेके आए थे 58(2)B, तो उसको ख़त्म किया था जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के थ्रू। 58(2)B जो था वो प्रेसिडेंट को पावर थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता था, तो इसलिए ये पावर इसको स्नैच की। इसलिए वो कहता है कुछ तब्दीली आ जाए, उसको अगर उसमें तब्दीली करनी है तो वो भी अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो जो लेजिस्लेशन की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। उसके बाद नंबर छठा जो इसका कानून है वो है फंक्शन है, मेजर फंक्शन जो है वो है कंट्रोल फाइनेंसेस। कंट्रोल फाइनेंसेस यानी बजट ऑफ द स्टेट। जो आपकी स्टेट का बजट होता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका लेजिस्लेशन कंट्रोल करता है। क्या आप देखते हैं कि 5वें 6ठे महीने में शुरू हो जाती है कि बजट पेश हो रहा है, बजट पेश हो रहा है, तो आपने देखते हैं कि वो बजट कहाँ पेश होता है, बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एट नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली हमारी क्या है, ये किस्म लेजिस्लेचर है जहाँ कानून बनते हैं। तो इसलिए जो हमारा बिल है वो बजट है, यानी वो फिनांस है, स्टेट का जो बजट है वो भी यही कंट्रोल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कंसिडर एज अ पर्स ऑफ द नेशन, कि पर्स में जितना पैसा उसमें पास करना है उतना वो इसमें ये करते हैं कंट्रोल। उसके बाद वो कोटेशन नोट कर लें, पैनी यानी 1 रुपया भी, पैनी कैन नॉट स्पेंड इन स्टेट विदाउट अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, कि एक पैनी भी रुपया आपके स्टेट में खर्च नहीं हो सकती विद दी अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी लेजिस्लेचर की बहुत बड़ी पावर है कि वो आपके बजट को कंट्रोल करता है। उसके बाद नंबर जो 7वीं उसकी जो पावर है, मेन पावर है आपकी, क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव्स की, वो लेजिस्लेचर की वो 7वीं जो पावर है वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द एग्जेक्टिव,
कि इम्पीच कर सकते हैं, कि इनमें पावर है कि ये इम्पीच द प्रेसिडेंट, कि लेजिस्लेचर के पास पावर है कि अगर वो देखें कि वो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं वो करप्ट है, यानी वो गलत अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जो पार्लियामेंट है ये इसको इम्पीच कर सकती है। और इसकी जो इंक्वायरी शुरू होती है, इंक्वायरी इज स्टार्टेड, इंक्वायरी प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय द लेजिस्लेचर स्टार्टेड बाय लेजिस्लेचर। जो इम्पीचमेंट का इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू करता है वो भी लेजिस्लेचर स्टार्ट करते हैं। अगर वो क्या कहता है कि ये प्रेसिडेंट को भी कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर वो इंक्वायरी गलत साबित हो जाए तो प्रेसिडेंट पावर में रहता है, अगर इंक्वायरी सही साबित हो जाए तो वो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है। प्रेसिडेंट इम्पीच्ड, कहता है कि इसमें इतनी पावर है कि लेजिस्लेचर में इतनी पावर है कि ये आपके जो हेड ऑफ द स्टेट है, ये आपके जो बड़े मालिक हैं, जो आपके उस ऊपर बैठे हैं, उनको भी ये इम्पीच कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 8वीं पावर है इसकी वो है कंट्रोल ऑफ द एग्जेक्टिव। ये नहीं एग्जेक्टिव को इम्पीच भी करने, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं एग्जेक्टिव को। वो कैसे? कंट्रोल द एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव को कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे पहले है वो कह सकते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द, ये कर लेते हैं अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जेक्टिव, कि वो कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट में खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर को उससे सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चंस। वो एग्जेक्टिव का हेड होता है ना, जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वो आपका एग्जेक्टिव का हेड होता है, तो चीफ एग्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो उनको वो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि आपकी ये पॉलिसी गलत थी, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो एग्जेक्टिव्स हैं वो आंसरेबल हैं, एग्जेक्टिव्स आर आंसरेबल एंड अनएबल टू से, और वो ना भी नहीं कर सकते, बल्कि वो आंसर पहले इसका जो सवाल करेगा उसका जवाब करेंगे। उसके बाद दूसरा वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है, जो लेजिस्लेचर के पास पावर है वो है पासिंग रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। legislature can pass resolution against or favor of the executives, कि वो एग्जेक्टिव्स के फेवर या उसके अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो इसकी बेहतरीन मिसाल देते हैं 2015 में जब यमन ने सऊदी अरब की अरामको पे अटैक किया, तो सऊदी अरब ने हमसे ट्रूप्स मांगे थे, सऊदी अरेबिया के ऐसे किंगडम सऊदी अरेबिया ने हमसे ट्रूप्स मांगे थे। तो जो उस वक्त के जो क्या कहते हैं उस टाइम थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, तो वो अपना क्या कहते हैं वो ट्रूप्स भेजना भी चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि दे विल नॉट, रेजोल्यूशन क्या था? वो शुड नॉट सेंड ट्रूप्स इन यमन, कि हम यमन में अपने ट्रूप्स सेंड नहीं करेंगे। ठीक हो गया।
उसके बाद जो कंट्रोल कैसे करते हैं, वो इंक्वायरी बिठा सकते हैं। इंक्वायरी अगेंस्ट द एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव्स के इनको इंक्वायरी बिठा सकते हैं। इंक्वायर कर सकते हैं, इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन उसके बाद अगेंस्ट एग्जेक्टिव वो ये जो किसके खिलाफ होती है, ये जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके वो मिनिस्टर, वो कहते हैं मिनिस्टर बने हुए हैं, उसकी अकाउंट, उसके बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, क्या उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी ये जो आपका अंडर मिनिस्ट्री है वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही, आप उसमें वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे पावर्स का। उसके बाद ये पॉलिटिकल इंक्वायरी भी हो सकती है कि आपने पॉलिटिकल इंक्वायरी भी बिठा सकते हैं। और अगर वो कहते हैं अगर उस इंक्वायरी में अगर वो ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना उससे वो क्या कहते हैं कि उससे पावर खींच भी लेते हैं। हैज़ पावर टू स्नैच मिनिस्ट्री कि एग्जैक्टिव लेजिस्लेचर उससे मिनिस्ट्री खींच भी सकते हैं, स्नैच भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स नहीं करता तो उसको वो उससे रिमूवल फ्रॉम द एग्जेक्टिव से निकल भी सकता है वो। उसके बाद यानी ये 3 किस्म की होगी। अभी चौथा किस्म एक और चौथी वो फॉर्म देता है, वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि पूरी वो कहता है एग्जेक्टिव को भी निकाल सकते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको पता है जो इमरान खान अपने प्राइम ऑफिस से निकाले गए थे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू निकाले गए थे। तो क्या नाम है इसका, नून लीग और सब ने मिलके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वो डाली, अपील डाली। तो इमरान खान साहब अपने वोट्स पूरे ना कर सके, जिसकी वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, जिसकी वजह से डिसमिस। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरा नहीं कर पाते, यानी इसके लिए आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं तो आपको मेजॉरिटी यानी 345 हमारी टोटल सीट्स हैं, तो 171 सीट्स वोट्स चाहिए होते हैं आपको। लेकिन अगर आप पूरे नहीं कर पाते तो फिर वो इजीली वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जिसके बाद उसकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया। ऑल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। तो किसकी वजह से डिसमिस किया जाता है, वो था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पूरी कैबिनेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो काम अच्छे से नहीं करे, इसलिए वो उनको निकाल देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वन हाउस परफॉर्म ऑल फंक्शंस, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं आपको, 8 जमा 4 यानी 12 बन सकते हैं, लेकिन आपने कंट्रोल ऑफ उसके हेडिंग के नीचे ABCD देंगे, सही है। तो ये तमाम हाउस से कर सकता है काम। एक हाउस अगर कर रहा हो तो ये सारे फंक्शन कर सकता है। इफ़ अगर किसी के पास 2 हाउसेज हैं, इफ़ 2 हाउसेज, अगर किसी स्टेट में 2 हाउसेज हैं तो एक स्टार्ट वो कहते हैं 1 हाउस स्टार्ट करेगा, कोई भी इशू है तो वो 1 हाउस स्टार्ट करेगा, और दूसरा पहले यहाँ से अप्रूवल होगी, फिर दूसरा हाउस भी अप्रूव करेगा। सेकेंड हाउस कर लें, 1 हाउस सेकेंड हाउस, ठीक हो गया। तो सबसे पहला इसकी मिसाल देता है, वो कहता है कि जब भी मनी बिल है यानी जो आपका बजट है, बजट हमेशा नेशनल असेंबली यानी लोअर हाउस से स्टार्ट होगा।
नेशनल असेंबली से पास होने के बाद फिर ये सेनेट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी कहाँ से होगी? वो भी लोअर हाउस इन नेशनल असेंबली से शुरू होगी और बाद में सेनेट में पास होगी। उसके बाद वो कहता है जो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, वो हमेशा वो कहता है कि नेशनल असेंबली से पास शुरू होगा और यहीं से पास होगा या नफील होगा। इसका नो लिंक विद सेनेट, सेनेट लिंक इसका नील है, इसका सेनेट के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि आपको लेजिस्लेशन वाला फंक्शन समझ आ गया होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्या पोर्शन था हमारा। पहले हमने क्या क्या बताया था, फंक्शन हमारे क्या क्या थे। सबसे पहले हमने किया है व्हाट इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर ऑर्गन ऑफ स्टेट हमने डिस्कस किए हैं। फिर लेजिस्लेचर बताया, फिर उसके टाइप्स बताई, फिर उसके फंक्शन बताए। अभी हमारा जो कंसेप्ट रह रहा है वो है कंसेप्ट ऑफ मेजोरिटी। अभी हम डिस्कस करेंगे मेजोरिटी। तो मेजोरिटी को सबसे पहले करने के लिए हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे। मेजोरिटी की सिंपल डेफिनेशन आप बताएं, पहले याद लिख लें इसको 2 दफ़ा। मेजोरिटी means more than half of the members present and voting in legislature या पार्लियामेंट। वोटिंग कर रहे हैं किसी काम के लिए, प्रेजेंट हैं और लेजिस्लेशन करना जा रहे हैं, तो उसमें उसकी वोटिंग करते हैं। अगर वो आधे से ज़्यादा मोर देन हाफ मौजूद है तो वो मेजोरिटी में होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन करते हैं फॉरेन ऑथर की। मेजोरिटी मीन्स द ग्रेटर number of votes by which a decision is taken। कि मेजोरिटी है कि जो मोर देन यानी ग्रेटर देन नंबर, यानी जो आधे से ज़्यादा है वो नहीं कह रहा, वो कहता है मोर ग्रेटर देन, यानी जो ज़्यादा नंबर है, जो डिसीजन है वो टेकन हुआ है, तो उसको मेजोरिटी कहता है। ये कौन कह रहा है? ये डेसी डेसी कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं मेजोरिटी की। ठीक हो गया। तो मेजोरिटी जब ये कहते हैं पार्लियामेंट में वोटिंग शुरू होती है, तो अभी मैंने आपको वोटर नॉन कन्फिडेंस बताया था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये मेजोरिटी के टाइप्स में आती हैं। जब भी हम लेजिस्लेशन करना शुरू करते हैं, किसी भी लॉ मेकिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, या फिर वो कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो, या वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हो, या बजट हो, जो भी पास करना, सबसे पहले उसके लिए वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उसकी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है।
तो इसकी तीन मेजर मेजोरिटीज़ हैं, इसकी तीन टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तीन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप कह लें सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। फिर दूसरी कौन सी है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और जो नंबर तीसरी है वो है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक हो गया, ये तीन इसकी तीन किस्में हैं। तो इसकी मिसाल समझने के लिए पहले बताता है सिंपल मेजोरिटी के लिए आप डिस्कस, एक सिंपल सी मिसाल समझाता है कि सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी वो कहता है कि एक हाउस है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट है, उसके टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स उसके 300 टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, उस वक्त जो वोटिंग स्टार्ट हुई है किसी भी कानून के लिए, तो उसके लिए वो उस वक्त जो अवेलेबल हैं जो यानी जो अटेंड करें अवेलेबल हैं वो कितने हैं? वो हैं 200। ठीक है, उनमें से 50 बंदा वोट नहीं करता, 50 नॉट वोटेड, यानी वो वोट नहीं करते, नॉट वोटेड। उसके बाद टोटल बचते हैं 150 बंदा जो वोट होता है, 150 वोट्स होते हैं। उसके लिए 56 जो वोट्स चाहिए किसी भी लॉ को पास करने का, किसी 56 जो बंदे हैं वो फेवर करते हैं उस कानून की, यानी उसकी फेवर करते हैं तो वो कानून पास हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सिंपल मेजोरिटी। यानी इसका 2 पे डिवाइड करें तो आता है 75। तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि अगर आपको 76 वोट जाते हैं तो आपको क्या हो जाता है? आपका कानून पास हो जाता है। जो सिंपल मेजोरिटी होती है वो सिंपल किसके लिए इस्तेमाल होती है? वो होती है आपकी ऑर्डिनरी लॉज के लिए, यानी जो सिंपल सादा लॉ होते हैं उनके लिए, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग के लिए सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो टाइप आती है वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसी को दोबारा को समझें कि 300 बंदा है, 300 भी टोटल बंदा है, 300 बंदा, उसके बाद 200 बंदे, वही 200 बंदे अटेंड कर रहे हैं, 200 मेंबर्स अटेंडेड, अवेलेबल, यानी अवेलेबल समझ अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 180 यानी कि 180 बंदे ने वोट कास्ट किया है, 180 बंदों ने वोट कास्ट किया। ठीक है, तो अब जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए वो होगी 300 डिवाइड बाई 2, 100, 150 आती है इक्वल, और 151 मेंबर्स अगर वोट करेंगे राइट, 180 में से अगर 151 बंदा वोट करेगा तो फिर वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वरना ये मेजॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए जिसकी जो पूरी मेंबर में से एक ये हमें 151 चाहिए मेंबर्स फॉर विनिंग द प्रोसेस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है पहले तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ठीक हो गया, उसके बाद आती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटीज होती हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स टू स्टेट्स वेरी करती हैं।
स्पेशल जो स्टेट्स ये होती हैं अपनी आसानी के लिए बनाई होती हैं। इन्होंने जो स्पेशल मेजोरिटी होती है डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट होती है कि पाकिस्तान में जो स्पेशल मेजोरिटी है वो है 2/3 मेजोरिटी। ये पाकिस्तान के लिए है। अगर आपने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, इम्पीच ऑफ पाक प्रेसिडेंट, तो इसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन अमेरिका में क्या है, 3/4 चाहिए, 3/4 मेजोरिटी चाहिए आपको। अगर उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेरिका में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3/4 यानी 37 स्टेट्स को राज़ी करना होगा। 27 स्टेट्स एग्री होंगी तो फिर जाके आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी, वरना वो कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन का कंसेप्ट समझे बगैर आप CSS पॉलिटिकल साइंस की तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले इसको दोबारा देखें, और इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर आंसर दूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसको कैसे मज़ीद अच्छा किया जा सकता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की। तो वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।